भारत में सरकारी नौकरियों के क्रेज ने इस चीज को बढ़ा दिया है। हमें लगता है सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। मार्केट में एक नौकरी लगा, 10 खरीदार पहुंचे उसके, उसने अपनी बोली लगवाई है, आरएस बनेगा और इसकी तनख्वाह आरएस की 40,000 रुपए महीना। यदि कोई सरकारी अधिकारी केवल अपनी तनख्वाह उठाए, केवल तनख्वाह, तो टाबर पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़े। और घर तब बनेगा जब रिटायर होगा। हम उस लड़के के साथ या उस परिवार में शादी करना चाहते हैं जिसके लिए हम पहले से मान के बैठेंगे खूब भ्रष्टाचार करेगा। अपनी सोशल कंडीशनिंग बड़ी अलग प्रकार की हो गई। उल्टा इन सालों में दहेज की चीजें बढ़ गई। जब जब से हमने जितनी बातें की ना, दहेज खराब है, दहेज खराब है, और बढ़ता जा रहा है। और ऐसे कितनी पीढ़ी हंस हंस के रह गई। इसलिए समाज की वास्तविक समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाई है। हम इन चीजों को सबको यूं उड़ा लेते हैं। हमें लगता है यार एक दिन अपने आप कोई ना कोई फरिश्ता आएगा और वो समाज में सब कुछ सही करके चला जाएगा। पर क्या कभी सुना कि बाल विवाह में कार्ड छापने वाला जेल चला गया? हम कानून बनाते हैं, उन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करते। हमारे समाज के रिवाज होते हैं, उन रिवाजों को भी हम ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं। किसी टाइम में सरकारी नौकरी को भी अपने तो यहाँ अच्छा नहीं मानते थे। कोई टाइम था जब अपने कहा करते थे कि ना, अदम नौकरी नीच निदान, नौकरी तो अदम काम है। नौकरी कौन करता है यार किसी की जाके? तब खेती में फायदे थे। डिमांड एंड सप्लाई है गुड़िया, है ना। मार्केट में एक नौकरी लगा, 10 खरीदार पहुंचे उसके, उसने अपनी बोली लगवाई है, वो खरीदा जा रहा है सीधा सीधा। क्यों? वो भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जब तक नौकरी नहीं लगा था इनमें से कोई हमारे घर भी नहीं आता था, पूछ भी नहीं रहे थे हमें। मैं आज भी किसी का दुख लो साहब, मैं एक सामान्य लड़का दूसरा पक्का पक्का लग जाएगा कर दो, हम रिस्क नहीं ले रहे वहां पर। हमें भी वही चाहिए जिसका सिलेक्शन हुआ है। भारत में सरकारी नौकरियों के क्रेज ने इस चीज को बढ़ा दिया है। हमें लगता है सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। वो जब तक मैं कह दूं, ये छोड़ो, मैं एक दूसरा बता दूं कि ये आरएस बनेगा और इसकी तनख्वाह आरएस की 40,000 रुपए महीना। मैं एक दूसरे लड़के को जानता हूं जो एक प्राइवेट जॉब करता है या एक बिजनेस करता है और वो महीने के कमाता है 1.25 लाख रुपए। अब वहां कर दो, नहीं करेंगे। हमें कहेगा 40,000, हमें ये चाहिए। मैं कहता हूं यार 40,000 रुपए में टापरों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता। वो सामने वाला भी ये कह रहा था कि कौन कहता है तो ये तनख्वाह से पढ़ाएगा। अब आप देखो, आप सोशल मेंटेलिटी देखो। हम उस लड़के के साथ या उस परिवार में शादी करना चाहते हैं जिसके लिए हम पहले से मान के बैठेंगे खूब भ्रष्टाचार करेगा, तभी होगा। मैं साफ साफ, यदि कोई सरकारी अधिकारी केवल अपनी तनख्वाह उठाए, केवल तनख्वाह, तो टाबर पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़े। और घर तब बनेगा जब रिटायर होगा। या तो बैंक से लोन लेगा, तो बैंक से लोन लेगा तब तो घर में राशन आना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किस्त पूरी उसके अंदर कटेगी, ढंगा घर बना लिया तो। या जिस दिन रिटायर होगा उस दिन खूब सारे रुपए मिलेंगे, एक साथ जो रुपए मिलेंगे उससे घर बना लेना। पर सारे सरकारी अधिकारी पहले ही घर बना लेते हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती ही नहीं। उनके बच्चे अच्छी स्कूलों के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब मामला तो कुछ और चल रहा है। सबको पता है, फिर भी सब चुप है। तो अब जब वो एक लड़का है, उस लड़के से 10 लोग पहुंचे हैं शादी करने के लिए। फिर दूसरा, अपने क्या विवाह का सिस्टम ये था कि अपने नॉर्मली घरों में कहते भी है कि अपनी लड़की की शादी हमेशा अपने से ऊपर परिवार में करनी, लड़के की शादी के लिए बी नहीं डाउन से लाई जा सकती। मतलब वही हो गया, डाउन वाले दे रहे हैं तो अपने को दे रहे हैं, तो अपने फिर उनसे ऊपर हो गए। अब वो अर्थव्यवस्था में, सामाजिक मामले में कैसे भी मान लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरी बहन बेरोजगार है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे कोई नौकरी वाला लड़का तो मिले कम से कम। हमारे पास ज्यादा रुपए भी नहीं है, मान लो कम रुपए, तो मैं चाहूंगा भाई थर्ड ग्रेड टीचर मिल जाए, भले मैं आरएस नहीं देख रहा, तो टीचर लगा मिल जाए, कांस्टेबल लगा लड़का मिल जाए, फौजी लग जाए, पर सरकारी नौकरी वाला मिल जाए। मैं उसको 11 लाख रुपए टीका दे दूंगा, एक गाड़ी दे दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसा कुछ है। मान लो मेरी बहन सरकारी नौकरी खुद लग गई, वो थर्ड ग्रेड टीचर है, जैसा कि तुमने कहा कि सर हम तो खुद कमा सकती है, तो मैं या वो मेरी बहन या मेरे आसपास के जो भी परिवार के लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि अब लड़का सेकंड ग्रेड हो। हम फिर अपग्रेड हुए थोड़े। यदि मेरी बहन सेकंड ग्रेड लगी तो हम चाहेंगे कि वो फर्स्ट ग्रेड हो। यदि वो फर्स्ट ग्रेड है तो हम चाहेंगे वो आरएस लगा हुआ हो, कॉलेज लेक्चरर हो। यदि वो आरएस लगा हुआ हो, अपनी लड़की आरएस लगी तो अपने चाहेंगे कि आईएएस हो। और यदि अपनी लड़की आईएएस लगी तो वो कहेगी स्वयं ब्रह्मा जी खुद क्यों नहीं आ रहे। भाई भगवान को स्वयंवर के लिए आना चाहिए मेरे से, खुद स्वयं भगवान आए वर्ण क्यों नहीं करते। अब जब हम ऊपर वाले स्टेज में जाने का प्रयास करेंगे, उसके फिर रुपए। जिस दिन लड़कियां बेरोजगारों से शादी कर लेगी, दहेज तो तुम कहां से दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तुम ये कह दोगे कि भाई ठीक है तू नौकरी करना, झाड़ू पोछे हम लगा लेंगे। पर अच्छा, अभी तक सोशल कंडीशनिंग वैसी भी नहीं हुई है कि लड़का झाड़ू पोछे लगा दे।
अपने ऐसा काम करने पर भी अपने किसी को भी ये कहा जा सकता है, अरे पुरुष होकर इस प्रकार का काम करता है। यदि कोई लड़का ये कह दे कि ठीक है मेरी पत्नी कमा के लाए, वो नौकरी करे और मैं रोटी सब्जी बना के तैयार रखूंगा, न तो उस लड़की की ये बात हजम होगी कि मेरा पति ऐसा काम करे, वो लड़की भी हजम नहीं कर पाएगी इस बात को। लड़का क्या पता खुद कर गया होगी, ठीक है यार घर पे बैठे थे, तो उसके आसपास की सोसाइटी वो हजम नहीं होने देगी इस बात को, अरे कैसा कैसे कर सकता है। चीजें सोशल कंडीशनिंग से चलती है, जैसे आपकी सोशल कंडीशनिंग होती है आप उसी के अनुरूप बिहेव करते हैं। किसी भी, मैं अभी एक क्लास में एक दिन एग्जांपल दे रहा था कि एक पिता के एक लड़का और एक लड़की, मतलब मैं और मेरी एक बहन है मान लो, और मेरे पिता के पास इतने रुपए हैं कि हम दोनों में से एक को जयपुर भेज के कोचिंग करवा सकते हैं। हम दोनों में से बहन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भी बहन खुद ही सेक्रीफाई कर जाएगी कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूंगी, भैया को जयपुर भेज दो। लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसी है, वो इसी प्रकार से सोचती है, वो थोड़ी ज्यादा सोचने वाली होती है परिवार के बारे में। और मैं ज्यादातर लड़कियों को जानता हूं जो यहां पर आके मुझे कहेगी कि सर बस 1 साल दिया है घर वालों ने, 1.5 साल दिया है घर वालों ने, बस कोचिंग खत्म हो जाए फिर मैं घर पे जाके पढ़ लूंगी सर। क्या सर मैं 2 बैच में एक साथ पढ़ लूंगी, एक बार सुबह आ जाऊं और एक बार शाम को आ जाऊं तो मेरा जल्दी जल्दी कोर्स हो जाए फिर सर घर जाना है। मैंने किसी लड़के को कहते हुए नहीं सुना, क्योंकि उसको पता यहीं रहना, घर वाले घर बुला क्या कर लेंगे। अच्छा घर वाले भी उसको कहेंगे तू वहीं रह, क्योंकि घर आ गया तो सगाई पक्की नहीं होगी, वहां रह गया सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो झूठा सजा सगाई तो ले ही पड़ेंगे तेरी हम, है ना। मैं खूब सारे आसपास के लोगों को जानता हूं जिनकी सगाइयां के लिए इस चक्कर में हो गए जयपुर रहते हैं, तो यहाँ जीते लड़कों ने एडमिशन लिया उनमें 10-15% का उद्देश्य सगाई है ना। घर वालों ने भेजा इसलिए कि तू वहां रहना, वापस मत आना, बाकी इधर यदि कोई लड़की वाला आ गया फंसाने का काम हमारा है, हम ले बैठेंगे उसको, जैसे जैसे करना है वैसे वैसे कर लेंगे। तो चीजें सोशल कंडीशनिंग से है। एक डॉक्टर है प्रवीण झा नाम करके, बुक्स वगैरह लिखते हैं, राइटर है बहुत अच्छे, नॉर्वे रहते हैं, बिहार के हैं। तो एक बार वो अपने नोट्स सब जो दुकान है, तो इन ये उनकी बुक्स वगैरह खूब बेचते हैं, तो इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। क्योंकि इनसे मिलने के लिए आए तो कोचिंग लिया है, ये लोग कोचिंग लिया कि सर ये डॉक्टर साहब है, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता हूँ, बाकी लोग भी खूब सारे जानते हैं, तो हमने उनका स्वागत किया। और हमने उनको कहा कि सर चूंकि आप आए हो, नॉर्वे रहते हो, आप यहाँ आए हो, तो क्यों ना आप हमारे बच्चों से भी मिलो, क्लासों में चलो और बच्चों को नॉर्वे का एक्सपीरियंस बताओ, आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस बताओ, एक डॉक्टर कैसे किताबें लिख सकता है, कितनी सारी चीजें हैं बच्चों को जानने के लिए। चलो आपके जैसा कोई बड़ा भरा हुआ बेच लेके मैं आया, मैंने इंट्रोडक्शन कराया कि डॉक्टर साहब ये, और डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे, यदि आपको भी सवाल पूछने तो पूछे। तो आप बच्चे, आप आरएस को आता तो आप पूछोगे भाई तैयारी कैसे करते हो, ये करते हो। अब बच्चे उन डॉक्टर साहब से तो क्या पूछेंगे, तो बच्चों के सवाल ऐसे थे, सर नॉर्वे में भारत में क्या फर्क लगता है आपको, है ना, आप नॉर्वे की चिकित्सा व्यवस्था और भारत की चिकित्सा व्यवस्था में क्या है, सर वहां की लाइफ स्टाइल कैसी है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सवाल हो गए और अच्छे जेन्युइन सवाल थे। उनका एक बड़ा अच्छा जवाब था। उनका जवाब था भारत में हमने नौकरी में भी कैटेगराइजेशन कर रखा है, कौन सी नौकरी ऊंची कौन सी नौकरी नीची, और उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का बिहेव करते हैं जैसी उसकी नौकरी है। हम व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे होते, हम उसके स्टेटस को महत्व दे रहे होते हैं। तो उनका वहां भी है ऐसा, और वहां दूसरे प्रकार से कैसे, तो वहां उन्होंने कहा वहां उस व्यक्ति की सबसे अधिक इज्जत है जो हाथ से काम करता है, जैसे प्लम्बर है, लाइट ठीक करने वाला, नल ठीक करने वाला, उसकी सबसे अधिक इज्जत है, उनकी तनख्वाह भी ज्यादा है डॉक्टर की अपेक्षा, वेरी कम है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब चूंकि ऐसे लोगों की जब समाज में इज्जत होगी तो इसका मतलब समाज में सब लोगों ये माना जा रहा है सबके काम है, मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे को ऑपरेशन करना आता है, ये प्लम्बर बन गया तो इसको नल ठीक करना आता है, काम सबको आता है, इसका काम अलग इसका काम अलग, ठीक है, मेरा थोड़ा अलग प्रकार का स्पेशलाइजेशन का काम हो सकता है, इसका दूसरे प्रकार का हो सकता है, पर इसकी भी समाज में उतनी आवश्यकता है जितनी डॉक्टर की आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूं उसके जो ओनर है, जो मालिक है, उनकी वाइफ सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी हमारे घरों में सफाई करके जाती है। अब सफाई कर्मचारी कहते हैं अपने दिमाग में तो भाई जी आते हैं, जो भाई जी अपने आते हैं और भाई जी आके अपने सफाई करके जाते हैं, अपने उन्हें महीने के 2,000-2,500 जितने जिस हिसाब से अपना काम होता है वो रुपए देते हैं। उनका ना 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 वहां सफाई ऐसे नहीं होती, तो अब 7 दिन में एक बार आके घर साफ करके जाते हैं, मशीनें वशीनें अपने लेके आते हैं, पूरी टीम आती है उनकी और सफाई वगैरह करके जाते हैं। और एक बार सफाई करने के 10,000 रुपए वैसे लेके जाते हैं। एक घर में करके गए तो वैसे तो 4 बार आए तो 4 अलग अलग घरों में गए तो आज जितने 2,500 रुपए लिए, 2,000 जो भी रुपए लेते हैं वो एक बार के रुपए लेते हैं। और वो मेरे जो डॉक्टर है, जो मेरे उनकी वाइफ है, न तो उसको इस बात में शर्म है कि मैं सफाई करती हूँ, ना उस व्यक्ति को शर्म है कि मेरी पत्नी सफाई करती, काम है ना, सफाई करना भी तो एक काम है। क्या हम इसी प्रकार का सोचते और समझते हैं? क्या हम सफाई कर्मचारी को उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरे नौकरों को देते हैं या दूसरी नौकरी करने वालों को देते हैं?
सोशल स्ट्रक्चर हमने इसी प्रकार का बना लिया। वो स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वे ऊंचे हैं, बाकी लोग उनकी तुलना में उतने सक्सेस नहीं है। तो हमने उसके पैमाने अलग सेट कर लिए, पैमाने अलग सेट कर लिए, इसलिए समाज उसी दिशा के अंदर बह जाता है। दूसरा, मैं ऐसे सैकड़ों केस जानता हूंगा जिसमें लड़की ने अपने पिताजी वालों को कहा ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। ये छोड़िए आप कि भाई लड़के वाले उधर से मांग लेते हैं और कर लेते हैं, लड़कियां साफ साफ घर के अंदर कहती है गहने इतने चाहिए, ये चाहिए। मैं और अब मैं जब ये बात करता हूँ कोई नहीं नहीं सर इस प्रकार का कुछ ही नहीं होता। अरे समाज में रहते हैं ना, आसपास देखते हैं, बहन खुद ही तो सिलेक्ट कर रही होती है कि इस वाला ये डायमंड वाला ये दिलवा दो, कानों की ये दिलवा दी जाए, नाक के ये दिलवा दी जाए, मांग तो वो भी कर रही है। हालांकि मुझे कतई बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है उसका संपत्ति में हिस्सा है, बाप की प्रॉपर्टी में वो इतना कितना हिस्सा लेके बैठी, यदि उसने पूरी जमीन मांग ली तो अपने को ज्यादा बेचनी पड़ जाएगी, वो थोड़ी कम में सेलेक्ट रही है वो ठीक है। तो जैसी चीजें हम सोचते हैं ना वैसी है नहीं। हम जैसी चीजों को सोचते हैं कि हमने दहेज को केवल ये बना दिया कि कुछ लड़के वाले हैं या एक लड़के वाला पक्ष है वो दरिंदा और क्रूर है और उसका एक ही काम है कि जो जो लड़के वाले उनको खा जाऊं और जहां जाए, जबकि वो बड़ी अलग अलग प्रकार से चीजें, अलग अलग प्रकार की चीजें। कानून है दहेज के लिए और बाल विवाह के लिए, दोनों के लिए कानून बने हुए। दहेज के लिए तो ये कानून है शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के दौरान दहेज देना छोड़िए, यदि बात भी की ना दहेज लेंगे और ये प्रूफ दे दिया तो जेल जाएंगे। लेना देना छोड़िए, काहे लेना देना, मैं लड़के वाला हूं, मैंने लड़के वालों केवल ये कहा वैसा कार तो देनी पड़ेगी, बिना कार के तो पार नहीं पड़ेगी, देखो बिना दहेज में तो कार लिए बिना तो हम मानेंगे नहीं। और ये यदि किसी ने प्रूव कर दिया कोर्ट में, मैं जेल जाऊंगा। भले ही मैंने कार नहीं ली हो, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, पर मांगी भी कैसे, मांगना भी अपराध है, उसके अंदर मैं जेल जाऊंगा। वैसा मांगने पे भी केवल जेल भेजा जा सकता है आपको, ये दहेज के लिए कानून है। पर हमने क्या कहा, हमने धीरे धीरे अपने सोसाइटी ने उसको कहा कि दहेज वाली परिभाषा में लिखा हुआ है कि दहेज न तो लिया जा सकता ना दिया जा सकता है, पर गिफ्ट लिए जा सकते हैं। क्या लिए जा सकते हैं? इसलिए लड़के वाले कह रहे हैं कि हम तो क्या ले रहे हैं, गिफ्ट, लड़के वाले कह रहे हैं हम तो क्या दे रहे हैं, गिफ्ट। अच्छा ये छोड़ो, मैं चुपचाप, मैं लड़के वाला हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं, लड़की का पिता मुझे कह रहा है या लड़की वाले मुझे कह रहे हैं कि हम आपको गाड़ी तो पक्की पक्की दे देंगे, वो जाएंगे जेल। देने की बात कैसे कर सकते हैं? दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध है, पर वो बाद में कहते हैं कि हमने गिफ्ट दिए। मैं भी कहता हूं कि हाँ 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 हाँ, थोड़ा ज्यादा गिफ्ट चाहिए थे तो मैंने गिफ्ट लिए, बाकी मैंने कुछ भी ऐसा लिया नहीं। पर ऐसा नहीं है। मैं कई बार मुझे लगता है कि चीजों को कितना सामान्य कर दिया। अखबार में आता है दूल्हे ने लौटाए दहेज के 5 लाख रुपए, अखबार में आता है, और अपने बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अरे यार लड़का काफी अच्छा रहा होगा यार, और पूरा लड़के का बयान होता है कि लड़के ने कहा कि हमें तो पढ़ी लिखी घर की लड़की चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वैसे ही घर अच्छा हो जाएगा, हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शिक्षित समाज में इस प्रकार की बातें भी करनी नहीं चाहिए। अखबार में नीचे न्यूज और होती है, सभी ग्रामीणों ने इस बात के लिए दूल्हे का धन्यवाद दिया या दूल्हे की प्रशंसा की, इस उम्र में ऐसा सोचता है। मेरा सवाल दूसरा है, दूल्हे ने लौटाए दहेज के 5 लाख रुपए, इसका मतलब लड़की वाले दे रहे थे? जेल में डालो इन सबको, दहेज दिया क्या? और अखबार साफ साफ छापता है, छाप हो रहा है दहेज के 5 लाख रुपए। अरे दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, दिए कैसे जा सकते हैं? पर चल रहा है। बाल विवाह में तो कानून यह है कि जो बिचौलिया है वो जेल जाएगा, जिसने शादी फिक्स करवाई है। जो खाना खा के आएंगे वो सारे जेल जाएंगे। बैंड बाजे वाले, पंडित जी, गाड़ी का ड्राइवर, कंडक्टर, कोई लाइट लेके खड़े हुए थे वहां पे, वो वेटर। बाल विवाह में जिसने किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट, कार्ड छापे हैं, जेल जाओगे बाल विवाह कार्ड ने। पर क्या कभी सुना कि बाल विवाह में कार्ड छापने वाला जेल चला गया? हम कानून बनाते हैं, उन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करते। हमारे समाज के रिवाज होते हैं, उन रिवाजों को भी हम ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं करते। अपनी सोशल कंडीशनिंग बड़ी अलग प्रकार की हो गई। उल्टा इन सालों में दहेज की चीजें बढ़ गई। जब जब से हमने जितनी बातें की ना, दहेज खराब है, दहेज खराब है, और बढ़ता जा रहा है। आप पुराने टाइम में यदि पूछोगे, पापा मम्मी की शादी के टाइम में पूछोगे, या थोड़ा सा उससे पीछे जाके दादा दादी वाले टाइम में आप पूछोगे, आप तो केवल इतना पूछ लेना कि दहेज में बर्तन कितने मिले थे। तो पहले बर्तन होते थे तो 11 और 21 तरह से बर्तन थे, थालियां, कोई गिलासन, कटोरियां, चम्मचन, इस प्रकार की चीजें मिलती, रसोई का सामान।
नॉर्मली ये माना जाता कि एक बेटी किसी घर में जा रही है तो उसके रसोई का सामान कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो श्रृंगार करेगी तो उसके कुछ श्रृंगार वाले आइटम कुछ होने चाहिए, क्योंकि वो कपड़े पहनेगी उसके कपड़े वगैरह कुछ होने चाहिए। ये इतना इतना से हुआ करता था। आजकल बर्तन वगैरह तो मुझे लगता है देने ही बंद हो गए, चीजें अलग शिफ्ट हो गई है। और बर्तन भी है तो अब उनमें अलग है, जब चांदी के हमने अलग दिए, ये क्रोकरी हमने अलग दी, कांच के अलग दिए थे, इसके अलग दिए थे, चीजें अलग ही साइड के अंदर चली गई। उन चीजों का जो मतलब होना चाहिए तो वो मतलब न तो हम समझते हैं न हम करते हैं। इसके लिए आवश्यक है समाज में लड़कियां धीरे धीरे और पढ़े, लड़कियां और नौकरी लगे। जिस दिन समाज में खूब सारी लड़कियां पढ़ेगी, खूब सारी नौकरी लगेगी, तब धीरे धीरे समाज का जो मोमेंटम वो चेंज होगा, शिफ्ट होगा। एक नहीं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब जाके धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करने लग जाएगी, है ना। तू खाली हंस के चला जाएगा इस बात को, और ऐसे कद कितनी पीढ़ी हंस हंस के रह गई। इसलिए समाज की वास्तविक समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाई है। हम इन चीजों को सबको यूं उड़ा लेते हैं, तो हमें लगता है यार एक दिन अपने आप कोई ना कोई फरिश्ता आएगा और वो समाज में सब कुछ सही करके चला जाएगा। ऐसा तो कतई नहीं हो पाएगा। तो धीरे, आप कहते हो समाज में प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। आज के 20 साल पहले लड़कियों का एजुकेशन, आज के एजुकेशन कौन सोच सकता था आज के 20-25 साल पहले। मैं एक शाम को एक बेच आता है, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, लड़के कम है उस बेच में, लड़कियां अधिक है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम ही तो शिफ्ट हुआ है पूरा, कि लड़कियों को भी हमने तैयारी के लिए भेजना शुरू कर दिया, वो भी आरएस जैसी तैयारियों के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब घर वाले कम से कम इस बात के लिए जो प्रिपेयर हुए कि 2-3 साल तो ही पढ़ेगी, जाके बाहर रहेगी। धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। आज के कई साल पहले तो ये था लड़की को होते मारा करते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे। आपने अपने घरों में आसपास में सब देखा होगा। बता दो मुझे, मम्मी की पीढ़ी की महिलाएं या दादी की पीढ़ी की महिलाएं कितनी नौकरी लगी हुई, अंगुलियों पे गिनने लायक किसी गांव के अंदर। अब धीरे धीरे चेंज है, आने वाली पीढ़ी में और चेंज होगा। कई साल पहले तक गांव के अंदर लड़का होना आवश्यक ही था, कि लड़का होना ही चाहिए। इसलिए पहले लड़कियां 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, लगातार लड़कियां होती रहती थी। आज आप खूब सारे ऐसे परिवारों को जानेंगे जिनके 2 लड़कियां ही हो। हालांकि अभी भी हम करेंगे उसने दूसरी भी इसलिए की क्योंकि पहली लड़की थी। अभी भी उसका कारण है, पहला लड़का हो जाता शायद एक ही होता उनके, है ना। दूसरे की संभावना भी इसलिए बनती है। पर धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आते हैं। आज के कई साल पहले सती प्रथा थी, क्या कोई सोच सकता आज ही हो सकता है दोबारा? बंद हुआ ना, हमने ही किया ना, इसी सोसाइटी ने किया ना। तो हम समझी सोसाइटी ने चीजें, धीरे धीरे ये भी हम समझेंगे। सरकारी नौकरियों वाला आकर्षण जैसे जैसे कम होगा ना, वैसे वैसे चीजें होगी। अभी तक है, बम्पर है, भयंकर वाला है, इसलिए कोचिंगों में भीड़ है। मैं तो कहता हूं जिस दिन सरकारी नौकरियों आकर्षण समाप्त हुआ, कोचिंग बंद हो जाएगी। क्यों आएगा कोई कोचिंग में? सब अपना अपना जो स्किल का काम है, हर व्यक्ति अपने हाथ का कोई ना कोई काम सीखे और वो काम करे। उसके लिए फिर वो कोचिंग भी अलग प्रकार क्यों, कि किसी बच्चे को करनी है तो आईटीआई का कोर्स करे, डिप्लोमा करे, उससे कहीं जाए, अपने और स्किल मैनेजमेंट का दूसरा कोर्स करे, कंप्यूटर का सीखे, कोई लैंग्वेज का सीखे, और जो वो काम कर सकता है वो काम करे। पर अभी भी हम उन चीजों को बराबर नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। तो हमारे ये है, मेरे याद है कई साल पहले मेरे कोई जानकार में एक बच्चा था और उस बच्चे ने कहा मैं डांसर बनूंगा। बन सकता है ना, ये भी तो प्रोफेशन हो सकता है। उसके घर वालों ने मुझे फोन किया कि जैसे तैसे करके वापस भेज, यदि डांसर बन गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम अभी तक तो डांस को अच्छा ही नहीं मान रहे, तो डांसर बनना तो छोड़िए, हमें अभी भी लगता है कि जो डांस करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। सोसाइटी सोचती अभी तक उसी प्रकार से है। जब आसपास के सब लोग उसी प्रकार से सोचते हैं तो उसी प्रकार से हम करते हैं। आप और नोटिस कीजिए, आपके आसपास में कोई दूसरा बंदा नौकरी लगता है, किसी नौकरी को ज्वाइन करता है, एक आरएस बनता है, हम अलग प्रकार से सोच रहे होते हैं। अभी तक वो क्रेज अलग प्रकार से, इसका क्रेज अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। धीरे धीरे हमें समझ में आएगी कि सब लोग अपना अपना काम करते हैं। फौजी अपना काम करता है, टीचर अपना काम करता है, आरएस अपना काम करता है, प्राइवेट नौकरी वाला अपना काम करता है, तीसरा कोई व्यक्ति अपना काम करता है। सब लोग बराबर है। सफाई कर्मचारी भी समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी को बहुत अच्छा सा वो है कि बच्चे ने मम्मी कहा कि मम्मी बाहर कचरे वाला आया है। मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, वो तो सफाई वाला, कचरे वाले तो हम है, कचरा तो अपने घर में है। वो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम है बेटा, कचरा तो हमारे घर के अंदर पड़ा है। पर अभी भी हम उनको बराबर नहीं मान रहे। अभी भी उन लोगों की क्या उतनी तनख्वाह मिलती है जितनी बाकी लोगों को है? काम तो उनका ही वैसा ही है ना। तो उठ के लगो, एक के घर में जा जाके कचरा लाओ, डंप करो उसको। या उनके बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, या
उनके लिए और हम समाज किस प्रकार से सोच सकता है? धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होगी, धीरे धीरे चीजें बदलेगी, तब ये चीजें भी समाप्त हो जाएगी। जब तक नहीं बदले तब तक रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना सीखो, तब तक यही है। हाँ, कहां पे? डूंगरपुर साइड में लड़कियां कम हो गई होगी लिंगानुपात, पर तुम्हारे डूंगरपुर में तो लिंगानुपात ज्यादा हो रखा है कास्ट में। अब वो एक अपवाद अलग छोड़ दिए जाए भाई, वरना तो जैसे जैसे लिंगानुपात कम होता जा रहा है तो लोग बिहार की तरफ भी जा रहे हैं ना, वहां से ला रहे हैं ना, बाकायदा पैसे दे के ला रहे हैं। पर वो अपवाद वाली स्थितियां, अभी तक समाज की मुख्य स्थिति दहेज वाली है, वो तब तक चलेगी। पहले जब तक चलेगी तब तक खूब लो और खूब दो है। पहले पहले गाय बेचते थे, अब कभी इस पे सोचा कर कि पहले गाय दिया करते, क्योंकि पहले धन गाय था किसी टाइम में भाई। आज भी ना गोधन बोलते हैं, कभी आपने सुना भेड़ धन, बकरी धन, पर गाय को क्या बोलते हैं? धन। क्योंकि अपने वेदों के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उनमें यह था, यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित जी आए, यज्ञ करवाने के बाद उनको 11 गायें भेंट की गई। इसका मतलब उस समय सैलरी क्या थी? जब नकदी नहीं आया था, तब तक क्या माना जाता था? गाय मानी जाती। फिर दहेज में भी क्या दिया करते? गाय दिया करते। दहेज क्यों? अभी तक भी गांव के अंदर अब क्या चीजों को हमने शिफ्ट कर लिया, आज भी ब्याह करवाने के लिए जो पंडित जी आते हैं उनको गाय देने का रिवाज है, अंतिम संस्कार के टाइम में जो होते हैं उनको गाय देने का रिवाज है। पर अब हमने क्या किया, या तो पंडित जी ने यह कहा कि गाय के रुपए दे दो, मैं इतनी गाय ले जाएगा, मैं क्या करूंगा? सारे ने गाय देनी शुरू कर दी तो मैं इस गाय का ले जाकर क्या करूंगा? या फिर हमने और ही तगड़े तरीके बना लिए, हमने गौशाला में एक पर्ची कटवाई, वहां से गाय लेके आए, पंडित जी को दी, वापस उन्होंने गौशाला में जमा कराए, उतने रुपए वापस ले लिए। तो रिवाज चला लिया हमने, पंडित जी को भी गाय लेने की आवश्यकता। तो वो अब समय के साथ में आवश्यकताएं चेंज हुई। आज ये बात सोचने वाली भी है कि आज पंडित जी गाय ले जा करेंगे क्या? इतनी सारी गाय यदि सब ने उनको गायें देनी शुरू कर दी तो वो बेचेंगे कहीं पे जाके, तो उनका इससे अच्छा कैसे दे दो, ये कर लिया जाए। तो अब फिर गाड़ी घोड़े आए तो गाड़ी घोड़े, तो जो धन होगा वही धन मांगा जाएगा। किसी समय अनाज दिया करते, अनाज लेके चलो, बार्टर सिस्टम था, मेरे पास अनाज, आप अनाज लेके जाओ, मेरे पास गाय है तो आप गाय लेके जाओ। आज जब केस आया तो हम केस देते हैं, दूसरी चीजें हैं तो दूसरी चीज देते हैं। आई बात समझ में? तो तेरा ब्याह मैं करवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। तू ब्याह का मत सोच, पढ़ाई का सोच ले अपने। हाँ, दहेज का संबंध नहीं नहीं नहीं, अब तो सरकारी नौकरी से मैं कर रहा हूं ना। हाँ? नहीं, योग्यता तो दूसरी भी हो सकती है। योग्यता क्या, किसको योग्य मानता है तू? केवल सरकारी नौकरी को? मैं बताऊंगा तेरे को, आर्थिक रूप से संपन्न एक लड़का जो आर्थिक रूप से संपन्न है, महीने के 1.25 लाख रुपए कमाता है, एक आरएस बना है, उनमें शादी पहले आरएस की होगी। हाँ, नहीं मैं परमानेंट बताता हूं तेरे को, मैं तेरे को ज्यादा कमाएगा, इस साल 1.5 लाख, अगले साल 2.5 कमाएगा, अगले साल 3 कमाएगा, ज्यादा कमाएगा। सरकारी वाला तो पूरी जिंदगी 40,000 में घिसेगा, नहीं कोई संकट नहीं आएगा। अरे बिजनेस में क्या संकट है? प्राणियों के कोई संकट नहीं आते हैं, है ना, उनके पास भयंकर भयंकर। और भारतीय, यही तो, हम अभी तक भी वैसे लोग हैं कि प्राइवेट नौकरी इसलिए नहीं करते कि यदि संकट आ गया तो, यही तो, उस तो का डर है। तो पैदल आते हैं तब हेलमेट लगा के आते हैं क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट, बीच में कोई चलते को ठोक जाए तो? मुझे याद है, मैं कोरोना के अंदर सब कुछ बंद हुआ, सब कुछ बंद हो गया, कोरोना, कोचिंग बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई। कुछ सारे लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था ना तैयारी कर लो। मैंने कोरोना में घर भी नहीं गया था, मैं जयपुर रहा था, मगर इस जयपुर ने इतना कुछ दिया अपने को, मरेंगे तो यहीं, नहीं जाना गांव वापस। मतलब कमाने के लिए तो मैं आऊं जयपुर, मरने के लिए जाऊं गांव। कि मुझे लगे कि साहब संकट आया तो ये शहर जितना सब कुछ दे रहा तो यहीं रहेंगे, मरेंगे तो यहीं पर मरमुरा जाएंगे। तब खाना कैसे खाओगे? बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल कोरोना में एक भी दिन घर नहीं गया, यूं मैं चला जाता हूं। किस बात का संकट आएगा? जिस दिन आदमी ये सोचे ना, जिस दिन हाथ के काम, जिस दिन स्किल डेवलपमेंट हो गया। मैं अभी भी कई बार कहता हूं कि भाई ये मैं ठीक है यहां पढ़ाने लग गया, मैं भी ना भी पढ़ा रहा होता ना तो भी मैं कहीं ना कहीं कमा के खा रहा होता, अच्छा कमा के खा रहा होता, क्योंकि मेरे पास स्किल है। मैं हमेशा सोचता हूं कि बोलना आता है, बोला बंगा बोरिया भी कहे। मैं किसी साउथ इंडिया में किसी साड़ी की दुकान पे जाके साड़ियां बेचता ना
तो मैं सबसे अच्छा सेल्समैन होता। मुझे बात करनी आती है, जितनी आंटी जी आती है मेरे से लेके जाती है, ये वाला सबसे अच्छा बेचता है। काय लोड लेना इतना। पर अभी तक क्या है, हम योग्य, हमें खुद की योग्यता पे भरोसा ही नहीं है। बच्चा तैयारी करने आता है आरएस की, और तैयारी करने के थोड़े दिन बाद में खुद ही कह रहा होता है कि पटवारी दे लूं। खुद पे भरोसा तो कर, खुद की योग्यता तो दिखा। फिर और नीचे 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 आता आता इतना आता है जिसके हद नहीं। स्लो स्लीपिंग है, वो कहां तक फिसल के जाता है। आप इतने सारे बच्चे तैयारी करने वाले हो, केवल इसलिए आईएएस का पेपर नहीं देते यार तुम लोग कि हम आरएस के बेच में बैठे थे। हिम्मत नहीं होती फॉर्म भरने की आईएएस की कि हमने तो आरएस की तैयारी की थी। अरे ये सिविल सर्विस की तैयारी है, इसमें दोनों सेम होती। साइंस पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, मेरे वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया रास्ता। डॉक्टर साहब साइंस पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा है साइंस में? क्या चल रहा है आपके? अंतरस्त्रावी ग्रंथियां वो कोई चल रही होगी आपके यहाँ? आंख चल रही हो, आंख, हाँ, अब कोई ब्लड पढ़ाया होगा आपको। आईएएस के आज पेपर जाके देखना उसमें क्या क्या पूछ रखे हैं। आईएएस के साइंस के पेपर देखना आप, तो आईएएस वाले, और उसमें देखना कि इन टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन है, यही जो आपके नोट्स में है। पर आपकी हिम्मत देख के आपसे आईएएस के पेपर भी नहीं खरीदेंगे। कोई पेपर भी लाया होगा तो आरएस के पेपर लेके आया होगा, आरएस की देख लेता हूं। ये तो हमारा डर है कि हमसे खुद की स्किल न तो बेहतर होती है न। मैं कहता हूं स्टूडेंट 3 साल कोचिंग कर लेता है, गांव का आया हुआ बच्चा, और 3 साल बाद में कहता है मेरी अंग्रेजी कमजोर है। 3 साल से बैठा था यहां पढ़ता। मैं जो भी मेरे को आकर था अंग्रेजी कमजोर, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि पिछले 3 साल में ऐसे लगातार 7 दिन आए हैं क्या जब लगातार 7 दिन अंग्रेजी पढ़ी है ना? सर भगवान सीधी थोड़ी डाल देगा। मैं एकदम टिपिकल राजकीय प्राथमिक विद्यालय का प्रोडक्ट हूं, कि मतलब वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कि पाकिस्तान बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर, केवल आगे पाकिस्तान बॉर्डर था। क्लास 5 कमरे 2, तो बाकी जो 3 क्लास हो किंकर के नीचे लगेगी। बबूल, बबूल को किंकर बोलते हैं, उन किंकरों के नीचे बैठ कर पढ़ा करते। मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी एजुकेशन ही वहां पर हुई, खूब अच्छा पढ़ा मैं वहां पर। बाद में भी गांव की स्कूलों में पढ़े, जैसी वो स्कूलें थी उसी के अनुरूप पढ़ाई हो गई। तो अंग्रेजी जितनी आनी चाहिए थी उतनी सी आई, कि भाई पहली बार अंग्रेजी पढ़ी 6 क्लास में जाके अंग्रेजी पढ़ी। तो 6 में तो मुझे याद है पूरी साल एबीसीडी सीखी थी, ये लिखवाने ही सिखाए थे थोड़ी बहुत। और लास्ट में जाते मेरे को तो बड़ा अचंभा था, लास्ट में जाते उन्होंने कहा था कि ये वाली तो काम ही नहीं आती, काम तो ये आएगी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, पहले ये क्यों सिखाई, फिर डायरेक्ट ये क्यों नहीं सिखाई हमें। 7th क्लास में जाके उन्होंने थोड़ा बुक वुक पढ़ना इस प्रकार का सिखाया। तो एग्जैक्टली जो एजुकेशन है वो 7 से अंग्रेजी वाली शुरू हुई। 8वीं में पहली बार टेंस पढ़े। टेंस नाम की कोई चीज होती है, इनको इस प्रकार से यूज में लिया जाता है। 9th 10th 9th वैसे नहीं पढ़े, ज्यादा लोड होता नहीं था। 10th में आया कि बोर्ड है, तो हमने सीधा सीधा सर से पूछा अंग्रेजी में क्या करना। संजीव पासबुक का ये कहानियां याद कर लो। तो 50 से कहानियां याद करी, थ्रिस्टिक्रोन, ग्रीडी डोगन, हंगरी फोक्सन, बी एंड डोवन, वो सारी कहानियां याद कर ली। थोड़े ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर ली, एप्लीकेशन याद कर ली। अच्छे नंबर है, खूब अच्छे 75% से ऊपर ही लेके आए। ये कहा 12th में फिर वही ढांचा लगा कि 12th में साइंस ली तो फिर ये था कि यार साइंस पे ज्यादा ध्यान देना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ते रहते, तो इंग्लिश वैसे नहीं पढ़ी। तो हिंदी इंग्लिश वाला 12वीं तक वाला खांचा बराबर बराबर सा रहा, जिसे स्कूल में नंबर आ जाते। पर मुझे 12th करने के बाद ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजी और हिंदी ये भाषाएं, ये सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है। सब्जेक्ट कभी भी पढ़ा जा सकता है, भाषा सीखने के लिए टाइम लगता है। तो 12th के बाद में अंग्रेजी 1 साल तक पढ़ी। 1 साल तक पढ़ी तो उसके अंदर वापस टेंस वगैरह भी सीखे, इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है वो भी सीखे, थोड़ी वोकैबुलरी याद करनी सीखी। अंग्रेजी का अखबार लाके पढ़ना शुरू किया, भले मेरे से दिन में उसकी 5 लाइनें पढ़ी जाती, पर थोड़ा बहुत उसको पढ़ता। उसके बाद में फिर इधर आरएस की तैयारी वारी में आए, वो वापस छूट गई बीच के अंदर। इधर तैयारी में आए तो वापस इधर हिस्ट्री पढ़ो और फिलोसॉफी पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो। तो वो उतना सा ही पढ़ाई होती आरएस वाली, कि जितने आरएस के पेपर में जितना आएंगे नंबर उतने आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर आ जाए तो अपने, 12 नंबर आ जाए तो अपने, 15 नंबर आ जाए तो अपने, 100 में से, ऐसा सोच के जाते। तो अंग्रेजी जिस प्रकार से आनी चाहिए थी उतनी कभी नहीं आ पाई। मैं पढ़ाने लग गया 2013 में। जब मैं पढ़ाने लग गया तो मैंने दिलीप सर को पूछा भाई क्या पढ़ाना है। मैं सर का स्टूडेंट था। सर ने मेरे कहा, भाई सर पढ़ाते थे राजस्थान जी के, सर ने मेरे कहा तू पढ़ा। तो क्या पढ़ाऊं? मेरे नोट्स पढ़ा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं इनके लिए, तो सर ने कहा स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम वालों कोई दिक्कत नहीं, खुद ही लिख लेंगे। तो मैंने एक टप्पा ही अंग्रेजी का नहीं बोला, अंग्रेजी वाले खुद ही लिखते। और था भी कि हिस्ट्री में अंग्रेजी में होता ही क्या है, स्वामी जी चित्तौड़ आए तो लिख लेगा, सुन ली ना उसने हिंदी में लाइन। अब वो रीच लगाना, अराइव लगाना, विजिट लगाना, वो जाने, उसका काम जाने यार। इतनी तो अंग्रेजी आती है तभी तो इंग्लिश मीडियम का है। और लिखते मेरे को कभी किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं। 2014 में, साल भर बाद, मुझे लगने लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टर्म नहीं समझ में आती। मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति,
तो उसको साम्राज्यवादी को क्या कहेंगे ये नहीं पल्ले पड़ा उसको। तो मैं अंग्रेजी की टर्म ये सारी जानता था, और या मैंने दिलीप सरकार सर ने मुझे कहा कि थोड़ा टर्म तू देख के आ जाया करना क्या क्या है। तो मैं एक दिन देख के आता कि अच्छा आज अपने को ये पढ़ा ना, साम्राज्यवाद नीति, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। चित्तौड़ किले का सामरिक महत्व है, सामरिक को क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कहते हैं, ठीक है। ये चित्तौड़ किले का व्यापारिक महत्व, व्यापारिक को क्या कहते हैं कमर्शियल कहते हैं, कमर्शियल, ठीक है इतना। तो मैं केवल वर्ड्स बोलता, बच्चे खुद लिखते। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, मैं इतना बोलता साम्राज्यवादी नीति इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, अब वो जाने उसका काम जाने, वो लिखता है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मैंने तो अलाउद्दीन खिलजी कभी बोर्ड पे नहीं लिखा। 2015 आया, अब क्या करें, ये तो वापस अब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। 2012 के अंदर वो कोई क्लास में 10% इंग्लिश मीडियम वाले थे, वो 20% हुए, वो 30% हुए। तो मुझे लगा यार अब इनको तो आ ही नहीं रहा है, ये शब्द भी नहीं बोले जा रहे इनसे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू किया कि मैं ज्यादा टर्म यूज में लूंगा, ज्यादा बोलने लग जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। पर मेरे से भी उतना नहीं बोला जा रहा, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा मेरा, मैं घर पे जाके पूरा उसको ही पढ़ रहा। तो फिर हमने एक तरीका निकाला, इंग्लिश मीडियम वालों को नोट्स दे दो। तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स लेके बैठे रहते, हिंदी में मैं लिखा था, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स में अंडरलाइन करते रहते कि सर ने ये बोला, लिखते ही नहीं। पर 2016 आते आते मुझे खुद को ही लगने लगा, मुझे सर ने नहीं कहा कभी, सर ने कहा ठीक है ऐसे चल रहा है, मुझे खुद को ही लगने लगा कि 2015 तक मेरी क्लासें ऐसे लगाते थे कि पहले शुरुआत में दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते, साथ में लक्ष्य मैम ज्योग्राफी पढ़ा लेते, फिर पॉलिटी क्लास होती और होती, राजस्थान जी की क्लासें लास्ट में जाके लगती। ऐसा मानते कि राजस्थान जी की आता ही है, सबको क्या पढ़ाना है, राजस्थान के बच्चों को राजस्थान जी के नहीं आएगा तो किसको आएगा। वो 2016 तक आते थे, नए बच्चों की खेप आनी शुरू हुई, एनसीईआरटी वाले बच्चे आने शुरू हुए, तो समझ में आया कि ना इनकी राजस्थान जी की पढ़ी हुई नहीं, इनको पहले पढ़ानी पड़ेगी राजस्थान जी की, तब पार पड़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक सवाल राजस्थान जी के आते हैं। तो वेरी फर्स्ट डे में क्लास लगाई। अब पहले दिन की क्लास में मैं बच्चों को जाके कहूं कि लो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स लेके बैठ जाओ, तो उस बच्चे को लगेगा मेरे को क्यों नहीं लिखवा रहे, उसके 100 सवाल होंगे, नोट्स में कोई समझ में नहीं आएगा, फिर पूछेगा मैं मेरे हाथ से लिखता ज्यादा अच्छा लिख सकता था। तो 2016 के बाद में सीखी, उसको बोलना शुरू किया कि ना आपने नहीं बोलेंगे तब तक ये मन में डर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गलत बोल जाएंगे, और गलत बोल जाएंगे तो बच्चा अपने कह देगा कि ना सर ये ऐसे नहीं होता ऐसे होता है। परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा जीवन में, धीरे धीरे मर पड़ के सीखेंगे, तो पढ़ पढ़ के सीख जाएंगे। धीरे धीरे ये हुआ कि हाँ अब अपने है कि अपने आती पहले भी थी, बोलते नहीं थे, नहीं बोलते थे तब तक नहीं आई, बोलना शुरू किया तो आ गई। तो मैं अभी भी कई बच्चों को कहता हूं यार मेरा एग्जाम्पल ले लो कि जब मैं इतनी सी बोलनी सीख गया क्लास में काम चल सकता है, तो तुम इतनी सी पढ़ लो जिसे आरएस में नंबर आ जाए। पर हम योग्यता सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। हम सबको अब ये होने लग गया कि जो जितना पका पकाया माल कुछ मिल जाए तो वो अपने पास आ जाए और हो जाए। आदमी थोड़ी तो मेहनत करना पड़े। लक्षिता मैम आगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आएंगे आपको ना, अभी 2-4 दिन में क्लासेस लगा देंगे। तो मैम कॉमर्स से, कॉमर्स के आरएस की तैयारी की, आईएएस का तैयारी की, आईएएस में मैम इंटरव्यू दे के आए, तब उनका सब्जेक्ट था हिस्ट्री। पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और राजस्थान की सबसे बेहतरीन, भारत की सबसे अच्छी ज्योग्राफी तैयार कर ली, पढ़ ली, सीख ली। टिपिकल इंग्लिश मीडियम है, मैडम को हिंदी नहीं आती, कि वो बोलती इंग्लिश है, मतलब साधारण बातचीत में इंग्लिश बोलते हैं। अब मैं जब उनको क्लास में हिंदी लिखवाते हुए देखता हूं, मुझे लगता है कितनी मेहनत की इन्होंने, ठीक इधर से इधर है इन्होंने। हिंदी वाले के लिए इंग्लिश तैयार करना फिर भी थोड़ा सरल है, कि कम से कम समझाना तो हिंदी में ही है। अंग्रेजी वाला भी हिंदी में समझ के राजी हो जाता है कि हाँ सर आप तो बता दो, लिखवा उसके अंदर देना, पल्ले पड़ जाएगी मुझे से। 2-4 सब नहीं समझ में आएंगे तो पूछ लेगा सर इसको क्या कहते हैं अभी जो आपने बोला। इंग्लिश वाला पूरी इंग्लिश बोलने लग जाए ना, मैम उस इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले हाथ खड़े करते हैं, टेन जाए आज से हमारा हिंदी है ना, आप हिंदी में आ जाओ। मैम को कितनी आया होगा कि इन्होंने पूरा खुद को इधर से इधर 360 डिग्री लेके आए होंगे अपने आप में, पर मेहनत की तब तो वो भी हो जाए। तो चीजें, योग्यता माँ के पेट से थोड़ी आती है, और सरकारी नौकरी योग्यता, बाकी योग्यता नहीं। आर्थिक, इस डर के अंदर की प्राइवेट नौकरी करने से आर्थिक संकट आ जाएगा, कहा कि तो कोई इलाज नहीं। और बिजनेस में किसी प्रकार का, भारत जिस दिन बिजनेस की तरफ जाएगा भारत उसी दिन प्रगति करेगा। भारत अभी तक केवल 2 ही बातें सोच रहा है, एग्रीकल्चर या सर्विस, इसको खा गया भारत बीच में, इंडस्ट्री। जबकि जॉब क्रिएट करेगी इंडस्ट्री, पैसे आएंगे तो इंडस्ट्री, सब कुछ उसके अंदर आएंगे। और जिन्होंने प्रयास किए हैं उनको आपने कभी नहीं देखा कि वो फेल हो गए हो। आदमी फेल हो भी जाता है तो वापस उसमें, तो क्या फेल हम आरएस में नहीं होते? क्या हम 2-2-3 दिन अटेम्प्ट इसके अंदर नहीं देते हैं? और क्या एक बार आप आरएस की नौकरी लगे उसके बाद गारंटी है कि आप हमेशा रहोगे?
आजकल तो सरकार 50 साल बाद में कईयों को भेजने लग गई कि जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ, वीआरएस ले लेती है सरकार, ले लेती है, चले जाओ। आजकल तो ये तक हो गया कि मैंने अभी पिछले दिनों सुना कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा था किसी बंदे पर, मुकदमा हुआ, मुकदमा होने के बाद में बंदे पर मुकदमा चलता रहा 15 साल मुकदमा चला, तो बंदा रिटायर हो गया, मुकदमा ही चलता रहा, कोई अभी तक सजा नहीं हुई। 2 साल बाद में, रिटायरमेंट के 2 साल बाद में फैसला आया और पता चला इस बंदे को सजा है 7 साल की, बंदे को जेल भेजा, पिछले 15 साल की तनख्वाह वापस ली। तो फिर तो खतरा है, सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। पर है जी, अभी तक अपना ये मानना है कि ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। गांव में खाली कोई चक्की खोल के बैठा ना, चक्की आटा वाली चक्की, कोई खतरा नहीं है उसमें, कहीं नहीं जाएगी, आटा सब खाएंगे। इस दुनिया में जब तक लोग रहेंगे तब तक आटा तो खाएंगे, तो आटा चक्की हमेशा फायदे के अंदर ही रहेगी। और वो बच्चा यदि गांव के अंदर भी मेहनत करके 40-50 हजार रुपए कमा ले, तो दुकान खोल ले, आटा चक्की खोल ले, एक कोई दूसरा पुलिस कांस्टेबल लगे, उतनी तो तनख्वाह भी नहीं है, हमारी प्रेफरेंस पुलिस कांस्टेबल है। हम उसी प्रकार से सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा समाज बनता है। तो धीरे धीरे हम दूसरे प्रकार से सोचेंगे, तब दूसरा हो जाएगा। इसलिए भले ही हम ये लाइन लिखे कि कानूनी बाध्यता के अभाव में समाज सुधार नहीं हुए, कानूनी बाध्यता नहीं, समाज में जब शिक्षा आती है सही ढंग से, एजुकेशन, लिटरेसी नहीं, फिर दो चीजें, एक साक्षरता और एक शिक्षा है। एक तो है लिटरेसी की, पढ़ लिख गए लोग, एक वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य समझ में आया उस दिनों का। अभी तक तो अपने से उन लाल बत्तियों पे नहीं रुका जा रहा जिनमें पुलिस नहीं है, जबकि कानून है कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए। अपने को यह भी पता है कि रिस्क है, मर जाएंगे लाल बत्ती क्रॉस करते, सामने वाला ठोक जाएगा, पर क्रॉस करते हैं क्योंकि उस पर पुलिस वाला नहीं है। ये नागरिक कर्तव्य है कि रुकना चाहिए उस पर, ये नागरिक कर्तव्य है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हम क्लास में फेंक देते हैं। बाकी छोड़ो, ये यहाँ पे खराब हुआ, आपका कोई पेज खराब होगा और आपने फाड़ के नीचे डाल दिया, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि यहाँ तो नहीं फेंकना चाहिए था, इसको बाहर जाकर डस्टबिन में डालना चाहिए था। जब बच्चों को ये भी कहना पड़ता है कि भाई क्लास में मान लो किसी बेच में कोई मिठाई बांटी, 26 जनवरी की मिठाई बांटी, फिर कहना पड़ता है डस्टबिन बाहर रखा हुआ है, सब बाहर जाके डालना, मतलब नहीं कहे तो 20% तो यहीं डालेंगे। है जी, अपने कोई भी देश खुद महान नहीं होता, उसके नागरिक महान होते हैं। जिसके नागरिक महान होते हैं वो देश भी धीरे धीरे क्या हो जाता है। अपने अभी तक नागरिक अपने जिंदाबाद है, नागरिक तो अपने ना सारे के सारे, सब में और कमियां होती है, तो कमियां सुधरती है, हमारी भी सुधरेगी, धीरे धीरे ये चीजें भी समाप्त होगी। पहले कुछ चीजें थी वो आज समाप्त हुई है, आज कुछ चीजें वो कल समाप्त हो जाएगी। किसी टाइम में सरकारी नौकरी को भी अपने तो यहाँ अच्छा नहीं मानते थे, कोई टाइम था जब अपने कहा करते थे कि ना, अधम नौकरी नीच निदान, नौकरी तो अधम काम है, नौकरी कौन करता है यार किसी की जाके, तब खेती में फायदे थे।